उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो है, उम्मीद करता हूँ कि आपका जो कोऑर्डिनेशन चैप्टर हमने अभी आपको पढ़ाया है उसको आपने क्लियर कर लिया है। बच्चों ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है और लर्न करने का चैप्टर है ना, याद करने का है। जितना ज्यादा आप उसको पढ़ोगे, क्वेश्चंस को फेस करोगे, उतना आपको याद होगा। कंफ्यूजन उसमें मेरे ख्याल से जहां तक कंफ्यूजन बच्चों को होती है वो सीएफटी का थोड़ा बहुत, जो स्प्लिटिंग हुई थी ना सीएफटी की, थोड़ा बहुत उसमें कंफ्यूजन रह जाता है। तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी जो ऑफलाइन खुलेगा मामला, जिस दिन ऑफलाइन खुलेगा उस दिन हम उसको फिर से उठाएंगे जब रिवीजन करेंगे। तो हाल फिलहाल आपका बस ये काम होगा, चाहे मैं बोलूं चाहे ना बोलूं, आप हर चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ में भेज ही देता हूँ, और एनसीईआरटी। ये तीन चीजें तो छोड़ो मत, तीन चीजें करते रहो। जब ये तीन चीजें आपसे हो जाएं तब हम पे बहुत सारे असाइनमेंट्स पड़े हैं, हमें वो करने हैं। तो जब आप कर लोगे तो मुझे मैसेज कर दिया करो कि सर मेरे से एनसीईआरटी हो गई, मैंने प्रीवियस ईयर भी कर लिया है, आप मुझे कोई और असाइनमेंट भेजो जिसमें क्वेश्चन हो बहुत सारे। ठीक, तो मैं वो आपको भेज दिया करूंगा, और भेजता भी हूँ, हर चैप्टर के 5-5 4-4 असाइनमेंट भेज देता हूँ, आपको करना है बस। ठीक है जी। अब आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, और ये लगा लो ये हमारा लास्ट चैप्टर है आपका न्यूमेरिकल को लेकर। ठीक, पहला चैप्टर एक था सॉल्यूशन, जो कि हमने आधा कर लिया था, लास्ट के एक दो टॉपिक रह गए थे। तो वो एक दो टॉपिक जब अब मैं सॉल्यूशन ना स्टार्टिंग से ही पढ़ाऊंगा, सॉल्यूशन इसके बाद इस सॉल्यूशन ही पढ़ाऊंगा बेटा, ये खत्म हो जाए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, सॉल्यूशन पढ़ाऊंगा वो भी स्टार्टिंग से। तो स्टार्टिंग से सबने ही पढ़ रखा है, एक आधा कोई ऐसा बच्चा होगा जो अभी हमसे ज्वाइन हुआ है उसने नहीं पढ़ा होगा। तो स्टार्टिंग से थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा, वो बच्चा कॉप अप करे हमारे साथ, वो आ जाएगा उसके स्पीड में आ जाएगा उसके साथ चैप्टर के। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल थे, इस चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल हैं, और केमिकल काइनेटिक्स इसमें न्यूमेरिकल थे। इसके अलावा पूरी 12th में कहीं भी न्यूमेरिकल नहीं मिलेगी। तो न्यूमेरिकल से आप बेफिक्र हो जाओ कि न्यूमेरिकल नहीं। अब आपको याद करने वाले चैप्टर्स आएंगे सारे के सारे, चाहे वो सॉलिड स्टेट हो, चाहे वो सरफेस केमिस्ट्री हो, चाहे वो पी ब्लॉक हो, डी ब्लॉक हो, और सेकंड बुक तो पूरी याद करनी है। इतना कंटेंट है, कंटेंट बहुत ज्यादा है। मैं कोशिश करूंगा समराइज कर करके चीजों को पढ़ाने की, जैसे हर साल पढ़ाते हैं, और आपको सिर्फ याद करना है। और याद करने का एक ही तरीका है, खाली दिमाग होना चाहिए। अगर आप रात को 8 बजे 9 बजे केमिस्ट्री पढ़ने बैठते हैं तो आपको कभी केमिस्ट्री याद नहीं होगी। मैं भी ऐसे ही करता था, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, आपको भी वैसे ही ट्राई करना है। सुबह केमिस्ट्री पढ़ो, सुबह एकदम सुबह, जब नींद खुले 6 बजे 5 बजे 7 बजे, सुबह उठते ही केमिस्ट्री पढ़ने लग जाओ, वो बात आपको लास्ट लॉन्ग याद रहेगी। फिजिक्स है, उसमें दिमाग लड़ाना पड़ता है, तो आप जितना दिमाग को थका के फिर लगाने की कोशिश करोगे तो उतना आपका एफिशिएंसी बढ़ता है। खाली दिमाग तो आप कर ही लोगे ना फिजिक्स, जब कुछ नहीं है दिमाग में सुबह सुबह तो फिजिक्स आराम से हो ही जाएगी। जब पूरा थक गए हो, मन बिल्कुल नहीं कर रहा और सोचना पड़ रहा है फिजिक्स में, तब आप फिजिक्स लेकर बैठो तो आपको ज्यादा एफिशिएंसी रिजल्ट निकलेगा। लेकिन जो याद करने की चीज है उसको खाली दिमाग से करा करो। रात को याद करने बैठोगे केमिस्ट्री तो भैया सुबह की बातें, दोपहर की बातें, शाम की बातें सब याद आ जाती हैं, केमिस्ट्री याद नहीं आएगी। तो सुबह केमिस्ट्री पढ़ा करो। ठीक, अब सुनो, ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये चैप्टर पूरा का पूरा न्यूमेरिकल चैप्टर है। इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं गिने चुने 10 से 12 फॉर्मूले, वो बच्चा क्या करता है सिर्फ उन 10-12 न्यूमेरिकल को फॉर्मूले को पकड़ लेता है, उस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करता है और चैप्टर को छोड़ देता है। और जब पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो कुछ कुछ तो सेम आ जाते हैं तो खुश हो जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है। उस ट्रिकी क्वेश्चन का जवाब जब ही दे पाओगे जब आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाओ, ना केवल उन न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले याद करके उस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जाओ। तो आपको बेसिकली चैप्टर को अच्छे से समझना है, और प्रैक्टिस तो हम करा ही देंगे आपको न्यूमेरिकल्स। ठीक, अब चलो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो बेसिकली बच्चों इस चैप्टर में पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको थर्मोडायनेमिक्स आना चाहिए। ठीक, एक कॉन्सेप्ट आया है मोल कॉन्सेप्ट, आपको ये आना चाहिए थोड़ा बहुत। मोल कॉन्सेप्ट मतलब वही गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू मोल आता है। मोल के 3-4 फॉर्मूले होते हैं ना, वो सारे आप फॉर्मूले आपको यहाँ थोड़े बहुत पता होने चाहिए। और एक चैप्टर और है बच्चों इक्विलिब्रियम। ये 3 चैप्टर की थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। 11th क्लास के तीनों चैप्टर हैं। नॉलेज नहीं भी है तो कोई बात नहीं, जहां जहां काम आएगा वहां वहां आपको बताते चलेंगे। इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। डन। उसके बाद अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन हो जाए, है ना, थोड़ा बहुत इसमें जो हम स्टार्टिंग में आपका बेस बनाते हैं वो चीजें हो जाए, उसके बाद मेन चैप्टर पे चलेंगे। ठीक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले मैं आपका ध्यान कुछ दुनिया में जो प्रोसेस होते हैं उन पे लाना चाहूंगा। एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, सुना है आप लोगों ने? फोटोसिंथेसिस बचपन से ही सुना है। yes, और बिना इस प्रोसेस के मुझे नहीं लगता कि बिना इस प्रोसेस के हम लोगों का यहाँ पे एग्जिस्टेंस हो पाएगा, क्योंकि जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं है खाना नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा तो हम लोग कब तक सिंथेटिक फूड पे रहेंगे। सिंथेटिक फूड भी, जो भी चीज है सिंथेटिक फूड, वो भी कहीं ना कहीं प्लांट से ही आ रहा है। तो मेन प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, इस पूरे प्रोसेस में बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लगती है। तो अब ये देख लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कितना तगड़ा यूज है। ठीक, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा चार्जिंग का कॉन्सेप्ट, बैटरी चार्जिंग का कॉन्सेप्ट, बैटरी चार्जिंग का कॉन्सेप्ट।
है ना। आजकल जितने भी आपके आसपास गैजेट्स हैं सब में कहीं ना कहीं बैटरी है, चाहे आपकी वो घड़ी हो, ठीक, चाहे आपका फोन हो, फोन में बैटरी है। सबसे बढ़िया तो फोन है इस्तेमाल, क्योंकि फोन के बिना आजकल जिंदगी इम्पॉसिबल है, और फोन में बैटरी का कॉन्सेप्ट है। रिमोट हो गया, टीवी का रिमोट हो गया, एसी का रिमोट हो गया, आपकी घड़ी हो गई, कोई भी ऐसी चीज, कार की बैटरी हो गई, है ना, कोई भी ऐसी चीज जहां बैटरी लगती है और वो चार्जिंग का वहां पे कॉन्सेप्ट है। एक होती है चार्जिंग वाली बैटरी, एक होती है नॉन चार्जिंग वाली बैटरी, है ना। तो दोनों जगह ही बेसिकली जहां बैटरी आ गई वहां पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक। अच्छा, एक होता है थर्मिट प्रोसेस। थर्मिट प्रोसेस ये 10th क्लास में पढ़ा था आपने, मेटल नॉन मेटल में थर्मिट प्रोसेस। थर्मिट प्रोसेस क्या होता है मैं आपको बताऊं तो, हम जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना, वहां पे हमें ज्वाइन करना होता है लोहे को, और लोहा बहुत सख्त होता है, उसको आप ऐसे उठा के ज्वाइन तो नहीं कर सकते, उसको पिघलाना पड़ेगा। तो लोहे को पिघलाया जाता है मोल्टन फॉर्म में करके, तब मशीन में कोई, जैसे मान लो लोहे की मशीन है, इसमें यहाँ पे क्रैक आ गया, तो मुझे इस क्रैक को भरना है, तो ऐसा थोड़ी करूंगा कि लोहे की मशीन है, पीओपी से इसका क्रैक भर दूंगा। पीओपी से क्रैक नहीं भरोगे आप, लोहे से ही इसका भरोगे। तो लोहा मार्केट से खरीद के लाके ऐसे चिपका तो सकते नहीं है, लोहे को मोल्टन फॉर्म में करना पड़ेगा, मोल्टन फॉर्म करके यहाँ पे पेस्टिंग करोगे तब ये क्रैक भरेगा। तो थर्मिट प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप लोहे को या किसी और भी चीज को आप मोल्टन फॉर्म में लेकर आते हो, मोल्टन मतलब पिघला हुआ। डन। उसके बाद प्रोडक्शन सोडियम का, क्लोरीन का, मैग्नीशियम का, एक्सेट्रा, मतलब जो जमीन खोद के, धरती खोद के आप एक्सट्रैक्शन करते थे, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, ये सारे प्रोसेस करते थे ना, उसमें भी कहीं ना कहीं बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहीं ना कहीं उसमें भी इस्तेमाल होती है। तो कहने का मतलब है, लिखने के लिए मैं बहुत लंबी लिस्ट ले आऊं, बहुत सारी ऐसी फील्ड है हमारी लाइफ में या अर्थ पे, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, चीजें हैं जिसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो आगे चल के रिसर्च के लिए भी बहुत अच्छा फील्ड है, अगर आप इसमें पढ़ाई करते हैं साइंस में आगे भी, तो अगर आपको किसी चीज में रिसर्च करनी है तो आप इन फील्ड को भी चुन सकते हैं। और अभी तो बैटरी में कॉन्सेप्ट चल रहा है, एक मुझे याद नहीं है कौन सा मेटल है, उस मेटल पे चल रहा है काम, कि अगर आपने वो मेटल की बैटरी बना दी ना, तो एक बार चार्ज करोगे तो वो लाइफ टाइम चलेगी। जी हाँ, लाइफ टाइम बैटरी चलेगी। लाइफ टाइम का मतलब ये है 100 साल, 150 साल, और 100-150 साल वो इंसान जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए हम बोल रहे हैं लाइफ टाइम। क्योंकि हर बंदा क्या करता है, 15 से 20 साल बाद, मोस्ट प्रोबेबली जो बुढ़ा इंसान है वो 15 से 20 साल बाद तो फोन बदलेगा। जो लड़के लोग हैं, जैसे हम जो लोग हैं, हम 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद फोन बदल ही देते हैं। तो जो फोन की बैटरी 100 साल चलने वाली है, हमारे लिए तो लाइफ टाइम हो गया ना वो मामला। तो ऐसी बैटरी पे भी काम चल रहा है, और उस बैटरी में यही कॉन्सेप्ट आपको इस्तेमाल करना है बेसिकली। डन। तो ये था इस चैप्टर का थोड़ा ब्रीफिंग, की चैप्टर का जो यूज है वो वाइडली किया जाता है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। डन। अब ये चैप्टर बटा हुआ किन टुकड़ों में, क्या क्या हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, तो ध्यान से सुनिएगा। इस चैप्टर में बच्चों 3 टुकड़े हैं, मैं कहाँ लिखूं 3 टुकड़ों को, हाँ इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। नोट्स आपके पास पहुंच गए हैं, आपकी मेहनत बहुत कम हो गई है, नोट्स लिखने नहीं है, सिर्फ प्रिंट आउट निकाल लो या घर पे बैठ के उसको लिखो, ऑन द स्पॉट तो लिखना नहीं है, मतलब कहने का ये मतलब है। थर्मिक प्रोसेस ऐसे रिलेटेड है कि थर्मिक प्रोसेस अपने आप से नहीं होती, आपको उसको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है ना, तब जाके पिघलता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वही है। अब कैसे होगा मैं बता देता हूँ, देखते जाओ। ठीक बच्चों सुनो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रो है इसका मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी, और जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का मतलब हो गया एक तरीके से केमिकल रिएक्शन। तो यानी ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जहां पे आप डील करते हो इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन, मतलब कहीं ना कहीं ये जो फील्ड है ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को लिंक कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पढ़ते हो, फिजिक्स में, और केमिकल रिएक्शन कहाँ पढ़ते हो, केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है बच्चों जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस को हम आपस में इंटरचेंज होते हुए नजर देखेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, कोई केमिकल रिएक्शन है, कोई केमिकल रिएक्शन जो कि अपने आप हो रही है, अपने आप हो रही है का मतलब ये स्पॉन्टेनियस है नेचर, स्पॉन्टेनियस। तो हम इस रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बना के आपको दिखाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आपको बना के दिखाएंगे। और कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है, केमिकल रिएक्शन जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब अपने आप नहीं होगी। जैसा अभी एक बच्चे ने बोला थर्मिट प्रोसेस, थर्मिट प्रोसेस में आपको लोहे को पिघलाना है, लोहा अपने आप नहीं पिघलेगा, यानी कि लोहे का पिघलना जो केमिकल रिएक्शन है, लोहे का पिघलना, वो बच्चों नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ऐसी रिएक्शन जो नॉन स्पॉन्टेनियस है आप उसको करवा सकते हो कैसे, इलेक्ट्रिसिटी देकर। तो इलेक्ट्रिसिटी देकर केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो, या केमिकल रिएक्शन से आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, ये दोनों ही काम आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना होता है, दोनों ही काम। ठीक, जो अपने आप हो गई बहुत अच्छी बात है, बिजली बना लो उससे, और जो अपने आप नहीं हो रही है बिजली देकर उसको करवा, तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ना है। डन। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 ब्रांच तो ये हो गई, एक और ब्रांच है, तीसरी ब्रांच, जिसका नाम है कंडक्टेंस।
जिसका नाम है बच्चों कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बेसिकली बच्चों आपको इस चैप्टर में 3 टुकड़े पढ़ने हैं। पहला टुकड़ा है, ध्यान से सुनिएगा, पहला टुकड़ा है बच्चों गैल्वेनिक सेल। बच्चों दूसरा टुकड़ा जो है उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और बच्चों तीसरा टुकड़ा जो है वो है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा बच्चों। गैल्वेनिक सेल जो है इस चैप्टर में सबसे बड़ा है कंटेंट वाइज। कंटेंट वाइज अगर वो सबसे ज्यादा जो टाइम लगने वाला है पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए वो गैल्वेनिक सेल में लगेगा। इसमें ना केवल थ्योरी है, थ्योरी के एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन बनेंगे अगर बनाए जाए तो। पेपर वाले सीबीएसई का लेवल तो है नहीं, सीबीएसई तो बिल्कुल क्वेश्चन बनाती नहीं, एकदम सीधा सीधा उठा के फेंक देगी कि ये लो क्वेश्चन करके दिखा दो। मैं एक कंपटीशन लेवल की बात कर रहा हूँ, अगर बनाने होते हैं ना बेहतरीन क्वेश्चन तो यहाँ से बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरी बात है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, छोटा सा है और न्यूमेरिकल पोर्शन, थोड़ा बहुत थ्योरी है न्यूमेरिकल भी है। और ये है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये भी छोटा टॉपिक है और इसमें भी न्यूमेरिकल है। मतलब कहने का ये है 3 टॉपिक है, तीनों में न्यूमेरिकल है, तीनों में थ्योरी है। सबसे ज्यादा लंबा चैप्टर, सबसे ज्यादा लंबा जो कंटेंट है वो इसका है। इसके लिए दोनों ऑलमोस्ट सेम सेम और जल्दी खत्म भी हो जाएंगे। इन दोनों के नोट्स अभी मेरे पास लिखित रूप में नहीं है, बच्चे के लिखे हुए हैं, और बच्चे का लिखा हुआ तुम्हें समझ आता नहीं है तो इसको मैं अपनी लैंग्वेज में लिखूंगा। हाल फिलहाल इसके नोट्स मैंने आपको भेज रखे हैं ग्रुप में, तो आपको इसके डाउनलोड करके रखिए। तो सबसे पहले हमें यही पढ़ना है गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए बच्चों अब देखिए ध्यान से। बेसिकली आपको जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो मैंने अभी अभी डिस्कस किया है बच्चों कि आपको क्या करना है, केमिकल रिएक्शन करानी है, केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस करके दिखाना है आपको, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दिखाना है। अब एक बात बताओ, अगर केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बनानी है तो कोई डिवाइस, कोई बर्तन, कुछ एपरेटस लगेगा आपका। ऐसा तो नहीं है कि हवा में केमिकल रिएक्शन कराई, हवा में बिजली बन गई, हवा में बल्ब जल जाएगा, नहीं, आपको कोई डिवाइस चाहिए, है ना। तो वो जो डिवाइस है या जो वो सिस्टम है जिसमें आप ये काम करोगे उसको कहते हैं बच्चों गैल्वेनिक सेल। क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल। तो कोई आपसे पूछे गैल्वेनिक सेल क्या है तो आप कहोगे ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन करवा के इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जस्ट इसका अपोजिट मैंने बताया था कि आप इलेक्ट्रिसिटी से जो रिएक्शन नहीं हो पा रही है, यानी जो नॉन स्पॉन्टेनियस है नेचर में, उन रिएक्शंस को भी आप करा सकते हो, उन केमिकल रिएक्शंस को भी आप करा सकते हो। तो इसके लिए भी कोई डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, हवा में तो ये भी नहीं है ना। तो इसके लिए क्या बेटा, क्या बोल रहे हो सर? मैं बोल रहा था कि ऐसा मतलब हो कर सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन, जिस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उसी इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल रिएक्शन बनाने में यूज करें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो डिपेंड करता है आपके पास कि आप ये जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो ये आपके पास पहले से ही बनी हुई है या आप यहाँ से जो बनी हुई है उसी का इस्तेमाल कर लो डायरेक्ट, ये भी कर सकते हो आप, है ना। तो इसके लिए जो डिवाइस चाहिए बच्चों, उस डिवाइस का नाम होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो आपको 2 सेल पढ़ने हैं, यानी आपको 2 डिवाइस पढ़ने हैं। पहला डिवाइस गैल्वेनिक सेल जो कि हमारा कंटेंट रहेगा 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते तक हम इसी के बारे में बातचीत चलेगी हमारी, और उसके बाद पढ़ेंगे ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक। तो पहले टॉपिक ये कवर करेंगे, देन ये कवर करना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, अब आपको पता है बच्चों कि केमिकल रिएक्शन को ना, आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है कि केमिकल रिएक्शन को हम 4 टुकड़ों में बांट सकते हैं। नंबर 1 टुकड़ा कॉम्बिनेशन, नंबर 2 डिकम्पोजिशन, नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट, नंबर 4 डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी एक 5वीं टाइप हो गई। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो टाइप्स है ना, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, आप इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कवर कर सकते हो। कैसे, मैं भी आपको दिखाता हूँ, बस देखते जाइएगा, ठीक। कॉम्बिनेशन का एक एग्जांपल अगर आपको दिखाएं तो कॉम्बिनेशन का एग्जांपल सबसे फेमस ले लेते हैं 10th क्लास का, क्विक लाइन यानी चूना। चूने में डाल दो बच्चों पानी तो बन जाएगा स्लेट लाइन। ये सब अभी बेटा बेस बना रहा हूँ, अभी हम चैप्टर के कंटेंट पे नहीं पहुंचे। जब मैं पहुंच जाऊंगा चैप्टर कंटेंट पे, अपने आप आपको बोलूंगा कि बेटा यहाँ से चैप्टर स्टार्ट है। मैं आपको उस चैप्टर का बेसिक तैयार कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की सॉरी डिकम्पोजिशन की बात करूं तो मैं कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ देता हूं हीट लगाकर, तो बन जाएगा क्विक लाइन और CO2।
अगर मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करूं तो सबसे फेमस याद करो, ये एक रिएक्शन होती थी जिसमें इसका नीला कलर चेंज हो जाता था और ये FeSO4 बन जाता था और कॉपर अलग हो जाता था और कहते थे व्हाई ब्लू कलर फेड्स अवे व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। 10th क्लास का बड़ा फेमस क्वेश्चन। डबल डिस्प्लेसमेंट में याद करो तो Na2SO4 प्लस BaCl2, ये दोनों अपने पार्टनर एक्सचेंज कर लेते थे। कैसे एक्सचेंज करते थे? NaCl के साथ आ जाता था और BaSO4 के साथ आ जाता था और इस प्रकार से 4 रिएक्शंस हम कवर करते हैं। केमिकल रिएक्शंस ये 4 टाइप की ही होती हैं मेनली। अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए फ्लो ऑफ चार्ज की जरूरत पड़ती है। बोलो हाँ या ना? यही सिखाया गया अब तक आपको, है ना? इलेक्ट्रिसिटी में यही सिखाया गया है कि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी बनानी है तो आपको फ्लो कराना पड़ेगा चार्ज को। मुझे बताओ कौन से चार्ज को फ्लो कराते हो? सर नेगेटिव चार्ज तो होता है ना? बिल्कुल, नेगेटिव को फ्लो कराते हो, बेसिकली इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराते हो ना। नेगेटिव और भी कोई है क्या दुनिया में? फिजिक्स में आ गया कोई नया? तो इलेक्ट्रॉन ही है जिसको आप फ्लो कराओगे, इलेक्ट्रॉन को बिजली बनती है। तो बेसिकली बच्चों आपको ऐसी केमिकल रिएक्शन उठानी पड़ेगी जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का मेन मुद्दा यही है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो ऐसी रिएक्शन उठाओ जहां पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा हो। अब मैं आपको जब ध्यान से देखो एक चीज दिखाता हूं, और इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है बेसिकली वो रिडॉक्स रिएक्शन में होता है। मैं आपको दिखाऊं रिडॉक्स रिएक्शन, ध्यान से देखिएगा बच्चों। Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu। जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मैं कहूं यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अभी अभी आप पढ़ के आए हो कोऑर्डिनेशन नाम का चैप्टर, उसमें आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो, पर इसमें आपको जनरली याद हो जाना चाहिए कि ये +2 होता है, ये -2 होता है। यहाँ पे आयरन अकेला खड़ा है, अकेला खड़ा है मतलब ना इधर कोई बॉन्ड बना रहा है ना इधर कोई बॉन्ड बना रहा है, तो इसको हम कहते थे कि इसका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पे कॉपर अकेला खड़ा है तो ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ आयरन सल्फेट के साथ लगा है मतलब आयरन पे +2 है, इस पे -2 है। बताओ यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कॉपर यहाँ पे +2 में था, और अब आप नोटिस करो तो +2 से बच्चों उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया है 0। और याद करो अगर नंबर लाइन पे ये 0 है, ये +1 है, ये +2 है और सो ऑन, यहाँ पे -1 है, -2 है। कोई चीज अगर यहाँ भागती है तो हम कहते थे कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया, और कोई चीज यहाँ भागती थी तो हम उसका कहते थे रिडक्शन हो गया। तो कोई चीज +2 से 0 की तरफ चली गई मतलब उसका रिडक्शन हो गया, और कोई चीज 0 से +2 पे आ गई है, आयरन 0 था +2 पे आ गया है तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया है। ये रिडॉक्स नाम का चैप्टर बैलेंसिंग करवाया था तब सिखाया था, याद आ गया होगा अब तक। अब सुनो ध्यान से, क्या मैं ये कह दूं कि भैया ये कॉपर +2 था, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे सल्फेट को, तब जाके बॉन्ड बना होगा। लेकिन यहाँ 0 लिखा है, इसका क्या मतलब? +2 से कोई चीज 0 आ गई मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, हाँ या ना? यस सर। यहाँ पे आयरन 0 है ना, यहाँ आयरन 0 है और यहाँ ये आयरन +2 है, मतलब आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। तो ध्यान से सुनो, कहानी ये हुई है कि आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं, तभी जाके कॉपर 0 हो गया और आयरन +2 हो गया। तो बच्चों ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ के यहाँ गए हैं, भाई उड़ के ही तो गए होंगे, मैं आयरन हूँ, बगल में कॉपर है, मेरे 2 इलेक्ट्रॉन उड़े होंगे तब जाके कॉपर की शेल में गिरे होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है यही से बिजली बना करे होंगे ना? जी बेटा, कॉपर ने लूज करे होंगे ना? नहीं बेटा, कॉपर +2 से 0 आ गया है। आप बताओ कोई चीज +2 से अगर 0 आ रही है तो वो इलेक्ट्रॉन खा के आ रही है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके आ रही है? बताइए। खा के इलेक्ट्रॉन खा लिए होंगे ना बेटा, +2 से इधर की तरफ जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन खा खा के जाओगे ना, और इधर जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन लूज करोगे। तो बच्चों कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, लिख दूं रिडक्शन मतलब ही होता था इलेक्ट्रॉन गेन, और ऑक्सीडेशन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लॉस। तो आयरन से कॉपर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस प्रोसेस में, उसी से बिजली बनेगी। अब कैसे बनेगी वो देखना है बस, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि जो रिडॉक्स रिएक्शन है वहां पे इलेक्ट्रॉन का तबादला होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होता है और बिजली बनती है। तो बेसिकली हमें इनमें से वो रिएक्शन छांटनी है जो रिडॉक्स रिएक्शन है।
और जो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है वहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो वहां बिजली भी नहीं बनेगी। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए जरा, मैं इसको मिटा रहा हूँ बेटा इस चीज को, ठीक है भैया हाँ जी। जैसे कोई रिएक्शन है उसमें रिडॉक्स नहीं हो रहा लेकिन सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही ऐसा नहीं होता, जहां भी ऑक्सीडेशन होता है वहां रिडक्शन। है। बच्चों कई लोग सोचते हैं कि जहां कहीं सर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने एग्जांपल पढ़ा है कहीं कि उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन नहीं हो रहा। तो आप मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा और जवाब बताइएगा कि आपका जवाब क्या है। ऑक्सीडेशन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, ठीक सुन लो। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करना। आप इलेक्ट्रॉन को जब ही तो लॉस करोगे जब वहां पे कोई बंदा उसको लेने के लिए खड़ा होगा। बोलो हाँ Yes, है sir. ना, या ऐसे लॉस करते हुए मार्केट में घूमोगे ले इलेक्ट्रॉन, ऐसे नहीं। एक एटम इलेक्ट्रॉन जब ही लूज करता है जब उसके बगल में कोई इलेक्ट्रॉन लेने के लिए खड़ा हो, अदरवाइज वो लूज नहीं करेगा। आपको पता है कि Na जो है उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और वो 2,8 बन जाता है कब, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो आपको क्या लगता है जितने मार्केट में सोडियम घूम रहे हैं सब एक एक इलेक्ट्रॉन फेंकते हुए जा रहे हैं क्या? नहीं, ये चीज जब ही हो पाएगी जब उसके बगल में कोई बंदा खड़ा होगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। और ये चीज कब होती है? जब उसके बगल में क्लोरीन खड़ा है। अगर मैं यहाँ से सोडियम सोडियम खड़ा कर दूं ना, ये सोडियम ये सोडियम सोडियम खड़े कर दिए, तो मजाल है कि इनकी एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर जाए, एक भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे। हाँ, इनके पास क्लोरीन लाके खड़ा कर दो, देखो फटाक से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो जब ऑक्सीडेशन होता है यानी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन निकलना, तो वो जब ही होगा जब यहाँ पे कोई बंदा खड़ा होगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए यानी रिडक्शन के लिए। तो बच्चों दोनों प्रोसेस कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन होगा, जहां रिडक्शन होगा वहां ऑक्सीडेशन होगा। कभी भी ऑक्सीडेशन खाली नहीं होता या रिडक्शन खाली नहीं होता, इस बात को प्लीज ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, 10th क्लास में सब नहीं बताया जाता। 10th क्लास में कहते हैं देखो ये स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है, ये खाली रिडक्शन का एग्जांपल है, ऐसा नहीं होता। जहां ऑक्सीडेशन होता है वहां रिडक्शन भी होता है। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। देखिए मैं एक रिएक्शन दिखा रहा हूं बच्चों, ये वाली कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स क्विक लाइम और CO2। जरा नोटिस करिएगा यहाँ पे कैल्शियम जो है वो +2 में है बच्चों, और कार्बोनेट के ऊपर -2 चार्ज लगा है। अगर कार्बोनेट को भी खोला जाए तो कार्बन यहाँ पे +4 में है और ऑक्सीजन यहाँ -6 में है, क्योंकि 3 बार ऑक्सीजन है। तो अब मैं ये खोल नहीं रहा कि ऑक्सीजन 2 बार इलेक्ट्रॉन पुश करता है, तो एक ऑक्सीजन पे -2, तो 3 ऑक्सीजन पे -6 लग जाएगा। +4 है, -6 है, तो ओवरऑल कितना चार्ज बैठा? -2, और वही -2 तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। डन। तो कैल्शियम यहाँ +2 में है, ऑक्सीजन यहाँ -2 में है और कार्बन यहाँ +4 में है। अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पे कैल्शियम कितने में है? +2 में ही है। ऑक्सीजन कितने में है? -2 में ही है। कार्बन कितने में है? +4 में ही है। और ऑक्सीजन यहाँ भी -2 होगा, लेकिन 2 बार है इसलिए -4 होगा। कहने का मतलब ये है कि आप इस तरफ आइए, कोई भी एक एलिमेंट चुनिए, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए। आप उस तरफ जाइए, उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए। जैसे कैल्शियम यहाँ भी +2, कैल्शियम यहाँ भी +2, ऑक्सीजन यहाँ भी -2, ऑक्सीजन यहाँ भी -2, कार्बन यहाँ भी +4, कार्बन यहाँ भी +4। इसका मतलब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन का तबादला नहीं हुआ, किसी ने इलेक्ट्रॉन लॉस गेन नहीं करे। कहने का मतलब यह है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन से आप बिजली नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहे। आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन से भी नहीं बना सकते। आप ये खुद करके देखना, भी नोट्स में पढ़ लेना, मैं टाइम वेस्ट क्यों करूं, सेम चीज सिखाऊंगा वहां भी। और आप बच्चों ये रिएक्शन भी पढ़ के देख लेना, डबल डिस्प्लेसमेंट में भी कोई ऑक्सीडेशन चेंज नहीं आएगा। जो चेंज आएगा वो इसमें आएगा, और कैसे आएगा मैंने अभी आपको दिखाया था कि आयरन यहाँ 0 है, ये +2 है, ये -2 है। अब यहाँ आयरन +2 बन जाता है और ये 0 बन जाता है। तो कोई 0 से +2 आया है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, और कोई चीज +2 से 0 बन गया मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं। तो जब आयरन से कॉपर पे इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हो रही थी, हमने उसी चीज का फायदा उठा लिया और इतनी सी देर में ही हमने बिजली बना के दिखाया। ठीक है जी। तो अब एक काम करिए बच्चों, आप नोट्स खोलिए और नोट्स के 3 पेज पढ़ के आइए। स्टार्टिंग के पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, नोट्स खोलिए, 3 पेज पढ़ के आइए, जाइए जल्दी। बेटा 5 पेज, सॉरी 5 पेज पढ़ के आइए, 5 पेज, नोट्स के 5 पेज पढ़ के आइए, जल्दी करिए। देखिए आधा घंटा तो निकल गया 5 पेज पढ़ाने में।
निखिल रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हो बेटा? सर बस 10-20 सेकंड बचे थे ना इसलिए। अच्छा, अब एक मेरे ख्याल से खत्म ही होने वाला है, एंड ही होने वाला है। 10 सेकंड बचे हैं। चलो बेटा 40 मिनट हो गए हैं, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, आप वापस से आओ, ठीक है?